ताना बाना में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। नमस्कार। नमस्कार। तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं। 10 कहानियाँ हैं, कुछ लंबी कहानियाँ हैं और अलग अलग मिजाज की कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ मुझे अच्छी लगी, कुछ कहानियाँ थोड़ा कमज़ोर लगी। आपका अपना निर्णय क्या है? आपने कहा कि अलग अलग रंग की कहानियां, ये बात तो सही है। विषय वस्तु के लिहाज से अलग अलग कहानियां हैं। पंकज सुबीर एक सुपरिचित नाम भी हैं हिंदी कथा साहित्य में। लेकिन मुझे कुछ निराशा हुई कहानियों को पढ़कर, क्योंकि किसी भी स्तर पर वह विषय वस्तु का मसला ही हो या भाषा का मसला हो या शैली का अंदाज का मसला हो, मुझे इसमें कोई नयापन दिखलाई नहीं पड़ा। तो इस वजह से निराशा हुई। हमेशा नयापन खोजना भी बहुत बुरी बात है। जी कि आप जब भी कोई संग्रह उठाएं, कोई रचना उठाएं और उसमें नयापन खोजें, यह भी पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन इन कहानियों में मुझे कुछ दिखा नहीं। जी मुझे कहानीकार मुझे मुझे पहली 2 कहानियाँ तो मतलब पहली नज़र में अच्छी ही लगी। हमेशा देर कर देता हूँ मैं जिसमें उन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब की नज़्म का इस्तेमाल करते हुए और एक ख़ास तरह की घटना को जोड़ा है। और दूसरी कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कैसे एक फ़िक्शन और वास्तविक दुनिया में आते जाते हैं, उसको लेकर उन्होंने जो प्रयोग किया है। ये 2 चीज़ें मुझे इसमें इन 2 कहानियों में खास दिखाई पड़ी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आप दूसरी कहानी लें, वेताल का जीवन कितना एकाकी, तो उसमें जो यह युक्ति इन्होंने अपनाई है, वॉकर वेताल, बचपन में हम लोग फैंटम पढ़ा करते थे, अ, उस युक्ति का कोई औचित्य इसमें दिखलाई नहीं पड़ता है। क्योंकि वेताल को जिस प्रकार यहाँ दिखलाया जा रहा है, वेताल कॉमिक्स पढ़ते हुए उन दोनों में कोई मेल नहीं है, तो वह युक्ति खुलती नहीं है। एक युक्ति के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे कहानी आखिरकार पिटी पिटाई है, यानी बच्चे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी व्यवस्थित हो गई है। अब आप उनकी यही शिकायत आप सुन लें। हर बार यही सोचकर मन को तसल्ली होती है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी व्यवस्थित हो गई है। बीच में यह ख्याल आता है, उनकी ज़िंदगी तो व्यवस्थित हो गई, मगर हमारा क्या? हमें क्यों उजाड़ा गया? हमने बच्चों को पैदा किया, पाला, बढ़ाया, पढ़ाया, बड़ा किया। तुम कह सकते हो यह हर माँ बाप का काम है। उसमें हमने नया क्या किया? इन सब में हमने बहुत बार अपनी इच्छाओं को मारा वगैरह। आगे ये पूरा संवाद चलता है। तो ये एक बहुत पिटी पिटाई शिकायत, बच्चों से अलग हो जाने की, बुजुर्गों के अलग हो जाने की शिकायत है। तो उसको थोड़ा भावुक करने का प्रयास किया गया है। अंतिम अंश में अगर आप देख लें कि जिसमें ये कहा, संदीप ने देखा हैलोजन की पीली रोशनी में पापा का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है, बिल्कुल पत्थर का बना हुआ। पापा शून्य में देखते हुए गाना गा रहे हैं। तो अब यह संदीप अपने पापा को याद कर रहे हैं। वेताल का जीवन कितना एकाकी, वेताल का जीवन कितना एकाकी। तो यह जैसे हम लोग पिछली चर्चाओं में भी बात करते रहे कि हिंदी में हिंदी गद्य में और खासकर कथा साहित्य में एक बीमारी घर करती जा रही है, और वह अति भावुकता की है, भावुकता पैदा करने की। कहानीकार बहुत मेहनत करता है। अब जैसे ये वेताल की एक रूपक वेताल का बनाया, फिर इस तरह का वाक्य, वेताल का जीवन कितना एकाकी, वेताल का जीवन कितना एकाकी। तो इसको तरल करने की कोशिश की जा रही है। भीगा इस एक भीगा वाक्य लिखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई बात पैदा होती नहीं है इससे। जी तो मेरी शिकायत इन कहानियों से यही है। जैसे दूसरी कहानी जिसमें आपने बात की, संभावना है आप एक युक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहानीकार करते हैं, लेकिन वह बनती नहीं है। और उसी तरह पहली कहानी जिसमें एक दमित यौन वासना
का भी जिक्र है, दमित यौन इच्छा का भी जिक्र है, लेकिन उसका निर्वाह नहीं हो पाता है। तो वह कुछ कहानी अस्फुट सी रह जाती है, यह शिकायत। तो अगर आप किसी एक चीज को उठा रहे हो तो उसका निर्वाह करने की क्षमता हो, उसके लिए भाषा भी होना बहुत आवश्यक है कहानीकार के पास, जी। और कल्पना ये का एक होना भी। अंतिम कहानी है जी, एक अंतिम कहानी है जो मुझे जिसने छुआ, इलोई इलोई लामा सबक्तानी। ये एक कस्बे या शहर के अंदर किस तरह से सांप्रदायिकता पनपी, और उसका थोड़ा सा इतिहास में जाते हुए चर्च की खोज से बातचीत शुरू होती है, और कहा कैसे एक मोहल्ले में एक पूरा मोहल्ला है जो सांप्रदायिकता के लिए पहचाना जाता है, और उसका क्या इतिहास किस तरह से बनता है और उसमें क्या अर्थ की क्या भूमिका होती है, उसको उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा इस कहानी पर आपकी टिप्पणी। ये जो आखिरी कहानी है, इलोई इलोई लामा सबक्तानी जी। कहानी, तो इस कहानी में भी फिर संभावना है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और एक एक बहुत ही उदार पाठक इसे पढ़ेगा तो इसमें से वह चीज़ निकाल लेगा जिसको बहुत पहले नामोर सिंह ने कहा था कि अर्थ निकालना पाठक का काम है, कि वह अर्थ निकाले कहानी से। और लेकिन इसमें इस कहानी में भी मुझे वही शिकायत जान पड़ती है जो इनकी दूसरी कहानियों में, इस संग्रह की दूसरी कहानियों में है, यानी सांप्रदायिक एक एक कोशिश ये की जा रही है कि इसको कहा जाए, लेकिन हम इतिहास और वर्तमान को मिलाकर कुछ कहने की कोशिश करें। उसमें क्रम नहीं बनता है। मैंने इस कहानी को पढ़ा, 2 बार पढ़ा इस कहानी को। इस कहानी में कोई क्रम बनता नहीं है, और एक जिसको युक्त आप कहते हैं कहानी का बढ़ना, वह नहीं हो पाता है इस कहानी में। तो मुझे कहानी की रचना में से परेशानी नजर आती है। कहानी आखिरकार आप रचते हैं तो वह कहानी रची नहीं जा पा रही है। आप विषय उठा रहे हैं जो विषय राजनीतिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, जो विषय उपयुक्त हैं, जिनसे कोई और कहानीकार के स्टैंड से आपको कोई असहमति नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन हर कहानी के अंत में आखिरकार कहानी का अंत एक भावुक स्तर पर होता है, एक भावुक अंत होता है, और वह क्यों होता है, यह मेरे दिमाग में प्रश्न है जी। तो इस कहानी में भी एक कहानी है चर्चे गुम, जिसमें चर्च गुम हो गया है, और उस कहानी का अंत उस तरह से भावनात्मक स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि किस तरह से उस चर्च पर कब्जा करने वाले लोग उसको एक सांप्रदायिक रूप देकर हड़पने की एक पूरी साजिश रच लेते हैं, वहां जाकर खत्म होती है कहानी। हाँ, मैंने कहा कि इस कहानी, आखिर आप कहानी के बारे में जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं कहानी से सहमत हूं और कहानी से असहमत हूं। आप कहानी पर टिप्पणी करते हुए नहीं कहते हैं। तो इस कहानी में असहमति जैसा कुछ नहीं बनता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कहानी कह क्या रही है, क्या वह एक किसी जो चीजें हमारे चारों तरफ घट रही हैं उनकी कथात्मक रिपोर्टिंग कर रही है। जो आप यहाँ पढ़ते हैं, अभी हम हर तरफ देख रहे हैं, तो क्या वह उनकी कथात्मक रिपोर्टिंग मात्र कर रही है, या कोई उसके भीतर से कोई एक चरित्र निकाल के लाती है, या कोई एक घटना ही इस प्रकार की प्रस्तुत करती है जो उस कहानी के बाहर आपको कहीं नहीं दिखलाई पड़ती। मैं कहानी की सफलता यह मानता हूं कि वह सिर्फ बाहर को चित्रित नहीं करती है, वह बाहर की एक कथात्मक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बाहर नहीं मिलता और फिर भी वह प्रामाणिक और यथार्थ मालूम पड़ता है। तो
इन सारी कहानियों के साथ है कि विषय, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि आपको असहमति नहीं जान पड़ेगी किसी से। मसलन ये कहानी आप देख लीजिए, मूंडवे वालों का जलवा। तो यह भी हम जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं कि अगर आपके यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है और कोई बूढ़ा मर रहा हो या कोई मृत्यु हो जाए तो उसको छिपा लिया जाता है। बात बहुत इतनी सी है, आप इतने पृष्ठ उसमें खर्च करते हैं। और ये सारी कहानियों इन सारी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इनमें अतिलेखन बहुत है, कि आप लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन उनसे कोई बात पैदा नहीं हो रही। जी, इसमें आपने कहा कि ये कथा रिपोर्टिंग, मुझे इस कहानी में ये चीज़ दिखी जो खोद खोद मरे ऊदरा बैठे आन भुजंग उर्फ भवांतर, जो अवान्तर। किसानों पर है। ये मोटे तौर पर मुझे लगा कि एक जो किसानों के साथ ज्यादती होती है, उनका शोषण का एक तंत्र है, पटवारी और बड़े उद्योगपति शामिल हैं, उसको उजागर तो करती है कथा, लेकिन ये रिपोर्टाज जैसी ज्यादा लगी। इसमें कहानी का जो रस है वो कम, वो नहीं है उतना। जी हाँ, वो चाहे खोद खोद बड़े मुद्रा बैठ आन भून भुंजन भावांतर या कैद पानी कहानी, जी जिसमें कोई पिंजरा लगाकर पानी रोकता है और उसकी कहानी, उसमें वो औरत पिंजरा तोड़ती है अंत में। यह कहानी, इन 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 सब में वही बात आपको दिखलाई पड़ती है कि यह एक तरह की कथात्मक रिपोर्टिंग है जो बाहर हो रही है, और हो सकता है बाहर की रिपोर्टिंग बेहतर आपको जान पड़े इन कहानियों के मुकाबले। अगर हम भाषा की बात कर लें और दूसरी चीज़ों, जिस कहानीकार जब यह दिखलाने की कोशिश करे कि वह जो सुनता है उसको उसी तरह प्रस्तुत कर दे सकता है। यानी अगर आप हिंदी के अलावा जिन इलाकों में रह रहे हैं, वो बुंदेली हो या अवधी हो या कोई और हो, वहाँ के पात्र वे भाषा बोलते हैं और आप ज्यों का त्यों उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे आपके कौशल का पता चलता है, और वह भी ज़रूरी चीज़ है। आपकी स्मरण शक्ति का भी पता चलता है, आपके कौशल का भी पता चलता है। हो सकता है आप स्वयं वो भाषा बोलने वाले हों, लेकिन इससे कहानी में कुछ जुड़ता नहीं है। आखिरकार हम ये देखें कि क्यों ऐसा है कि प्रेमचंद हों या गेम हों या दूसरे बड़े कथाकार हों, उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। यानी उनके पात्रों के संवाद खड़ी बोली हिंदी में ही हैं। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो अपनी जगह के नहीं लगते हैं। जब आपको यह बाध्यता जान पड़ती है कि अब मैं यह कर्तव्य आपको दिखलाता हूँ। देखिए, मैं या एक कहानी जिसमें आप देखते हैं जो औरतें हैं वे गाली गलौज करती हैं एक दूसरे से, आपको याद होगी वो कहानी। जो और नाच पीटी मर, हाँ, ऐसा कुछ है जी। तो उसमें कहानीकार प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है कि वह कितना ज़्यादा उस पूरी गाली गलौज को, जो गाली गलौज आपस में होती है, वो उसको उसी रूप में कितना प्रस्तुत कर सकता है, और यह मुझे उसकी कमजोरी जान पड़ती है। एक कहानी है वास्को डिगामा और नील नदी, जिसमें उन्होंने एक रूपक रचा है। आपने भाषा की बात की, तो इसमें थोड़ा सा मुझे दूसरे तरह की भाषा और एक रस देखने को मिला। मैं छोटा सा अंश पढ़कर फिर आपसे इस पे बात करना चाहूँगा। ये वास्को डिगामा यदि उस नई धरती या उस खोजी हुई नई जमीन को भोग नहीं पाया तो उसने उसे खोजा ही क्यों था। उस जमीन पर यदि उसने सबसे ऊंची जगह पर जाकर अपनी प्रेमिका के नर्म होठों का बहुत देर तक चुंबन नहीं लिया, पूरी रात चांद सितारों को दिखा दिखा कर शराब नहीं पी, पूरा दिन हरी घास पर उल्टा पेट के बल लेटकर वो किताबें नहीं पढ़ी जिन्हें वो पढ़ना चाहता था, और पढ़ते समय कुछ भी अच्छा पढ़ा जाने पर लेखक को इतना अच्छा लिखने के लिए दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां चिल्ला चिल्ला कर नहीं दी। उतरती हुई पूरी शाम को लेटी हुई प्रेमिका पर अंग्रेजी का टी अक्षर बनाकर उल्टी करवट लेटते हुए उसकी नाभि पर अपना कान रखकर उसके पैरों के अंगूठों के बीच से सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उतरते हुए नहीं देखा, तो फिर उसने उस नई जमीन को खोजा ही क्यों था। हाँ, इस तरह के अंश इस संग्रह में हैं, और जी
लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं किसी यानी अगर आप कहानी को निकालें और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आप खोजने की कोशिश करें कि ऐसे अंश मिल रहे हैं कि नहीं, तो वह भी कहानी की कमज़ोरी ही जान पड़ती है। और कहानी का राज खुल जाता है इस तरह के वाक्यों से। अगर आप उसके आगे देखें कि कुछ देर की तलाश के बाद नील नदी की आंखों में चमक आई और उसने बैग से एक लाइटर और सिगरेट का पैकेट निकाला। दोनों चीज़ें एक लाल रेशमी डोरी से बंधी थीं, उपहार की तरह। नील नदी ने वो पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया, उसने पैकेट ले लिया। कुछ देर पहले सिगरेट फूंक चुके होठों के चुम्बन से ज़्यादा स्वादिष्ट पृथ्वी पर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। उसने पैकेट हाथ में लेकर मानो अपने आप ही बुदबुदाते हुए कहा। कॉलेज के दिनों में उसने एक दिन यह बात कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दी थी और नीचे अपना नाम खोजकर्ता के रूप में लिख दिया था। बाद में इसको लेकर बहुत तूफान उठा था, उसका नाम कॉलेज से कटते कटते बचा था। तो उसके द्वारा कही गई बात ने नील नदी को असहज कर दिया। वह दूसरी तरफ देखने लगी। हो सकता है ऐसा अचानक आपके अंदर की इच्छा सच सामने आ जाए तो आपको असहज कर देता है। अब यह है जैसे आप देखते हैं कि कहानीकार स्वयं मुग्ध है कि उसने कुछ ऐसी बात लिख दी है जिस पर बाकी लोगों को मुग्ध भी होना चाहिए, तो वह उसका कारण भी बतलाता चलता है। ये सारे वाक्य दरअसल पाठक को बतलाने के लिए हैं कि यह जो मैंने लिखा है इस पर आप मुग्ध हों। हालांकि ये बहुत ही साधारण सी एक बात है। तो भाषा के स्तर पर भी एक परिपक्वता की कमी दिखलाई पड़ती है पंकज सुबीर में। और ये पठनीयता की कसौटी पर आपको कैसी लगी? जी, पठनीयता की कसौटी पर कहानियां कैसी लगी आप? किसकी कसौटी पर? सुन नहीं पाया। पठनीयता की रोचकता। हाँ, पठनीयता, और ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले नामवर सिंह के बहुत पहले के वे लेख पढ़ रहा था जो बाद में कहानी नहीं कहानी में संकलित हुए, और वे कहानियों पर ही टिप्पणियां हैं। और उन्होंने पठनीयता के बारे में बात की थी कि पठनीयता को भी दो तरह से देखा जा सकता है। आखिर पढ़ कौन रहा है? इसमें हम हम दोनों एक दूसरे को अच्छा पाठक मानकर ही आगे ना चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि दो तरह के पाठक होते हैं, दो तरह की कहानियां भी होती हैं। तो और पठनीयता एक गुण है, यानी आप एक बार में कहानी पढ़ जाएं। लेकिन नामवर सिंह ने उसमें लिखा है और दूसरे कहानीकारों ने भी लिखा है कि अगर कहानी को आप एक बार पढ़कर छोड़ दें, है ना, और दोबारा मान लीजिए आप उठाएं और कहें कि अरे इसे मैं पढ़ चुका हूँ, फिर आप रख दें, तो एक पठनीयता वह होती है जो आप पढ़ चुके लेकिन कहानी दोबारा बाध्य नहीं करती कि आप उसे पढ़िए, या दोबारा फिर आप उसे एक अपरिचित की तरह उठाते नहीं हैं। तो कहानी को हमेशा दोबारा पढ़ी जाने के लिए खुद को योग्य साबित करना पड़ता है। और नामवर सिंह ने यह भी कहा है कि कहानी कितना भी चमत्कार करे, भाषा में चमत्कार करे या दूसरे, लेकिन वह अच्छे पाठ की आंच बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर भी हमें पठनीयता पर विचार करना चाहिए। तो पठनीयता में तो दिक्कत नहीं है, आप कहानी पढ़ते चले जा सकते हैं। कहानियाँ कहीं आपको रोकती नहीं हैं, इनमें एक प्रवाह है। लेकिन वही दोष भी हो सकता है, पठनीयता कई बार दोष भी बनता है कहानी का। जी, तो 3-4 चीजें आपने इस कहानी संग्रह के बारे में बताई। आपने एक तो ये कि बहुत अंदर तक नहीं प्रवेश करती हैं कहानियां। दूसरा ये कि पठनीयता का जो सवाल है वो अलग तरह से भी देखा जाना चाहिए और पाठकों को केवल एक प्रवाह के तौर पर किसी कहानी को नहीं जांचना परखना चाहिए। उसमें किस तरह से कैरेक्टर बने हैं, किस तरह की गहराई उसमें लाई गई है, उसको भी परखना चाहिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि कहानीकारों को चमत्कार उत्पन्न करने के लोभ से बचना चाहिए। वह चमत्कार भाषा के स्तर पर हो, वह चमत्कार विषय वस्तु के स्तर पर हो, या चरित्रों के निर्माण के स्तर पर हो। और जितना वो इस
प्रलोभन से खुद को रोकेंगे, उनके सामने चुनौती उतनी ज़्यादा होगी कि क्योंकि वह आसान रास्ता है चमत्कार उत्पन्न करके पाठक को प्रभावित कर लेने का या कुछ और करने का या दावा करने का कि यह नई चीज़ की जा रही है। इस संग्रह को पढ़ते समय यह बात मेरे ध्यान में आई कि इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यह तो एक बहुत ही मनोगत बात है कि कहानियाँ आपके अंदर उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। यह जैसा मैंने कहा कि पाठकों पर भी निर्भर है। ऐसे पाठक भी हैं जो गुनाहों का देवता पढ़कर अभी भी प्रभावित रहते हैं, अभी भी रोते हैं। तो ये नामवर सिंह ने कहा था कि प्रश्न है कि आंखें कैसी हैं? क्या ये आंखें गुनाहों का देवता पढ़ते समय रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं? तो पाठक का थोड़ा सख्त होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस कहानी संग्रह की समीक्षा करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।